दो अनोखी जुड़वा बहनें थी। दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, पर दोनों में बहुत जमती भी थी। अनाथ होने के कारण दोनों गरीबी में जी रही थी और घर चलाने के लिए प्रधान के घर पर काम किया करती थी। आज दोनों घर पर एक दूसरे से बातें कर रही थी। मुझे अब और काम नहीं करना प्रधान के घर, टीना। भले ही उसके यहाँ काम कर रहे हैं, पर अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं। जब भी उससे पैसे मांगो तो वो इनकार कर देता है। गुस्सा क्यों होती हो बहन? आज जाके मैं उनसे बात करती हूँ कि वो हमें पैसे दे दें। आप मन की बहुत कोमल हो दीदी। तुम भी जानती हो कि गांव में कई वर्षों से महामारी फैली हुई है और दवाई सिर्फ प्रधान जी के पास मिलती है, तो हमें भी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए ना। अब 5 मिनट ही बड़ी है मुझसे, इसीलिए आपकी बात मान लेती हूँ। अगर मैं बड़ी होती ना तो मैं अब भी उससे पैसे निकलवा लाती। हाँ, ये तो है। प्रधान अपने घर में एक रसायन तैयार कर रहा था। आज फिर इन्हें अनाज पर छिड़क दूंगा और गांव वालों को दे दूंगा, और फिर जब वो बीमार हो जाएंगे तो उनसे दवाइयों के बदले अपने पास काम कराऊंगा। ये गांव वाले सिर्फ मेरे लिए ही बने हैं और ये महामारी मैं कभी जाने नहीं दूंगा। रसायन तैयार हो चुका था और प्रधान खेतों की तरफ इसे छिड़कने निकल जाता है। असल में गांव की महामारी का कारण प्रधान ही था। जिस तरह से वो खेतों में अभी इस रसायन को छिड़क रहा है, बिल्कुल उसी तरह पिछले 2 सालों से प्रधान के इस छिड़काव ने पूरे गांव को महामारी से ग्रसित कर दिया था, और फिर दवाइयों के बदले वो गांव वालों से उनके खेत ले लेता था। कभी भी ये गांव आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर बढ़ूंगा तो सिर्फ मैं। प्रधान वहाँ से घर चला गया और अगले दिन टीना और रीना सुबह सुबह उसके घर काम करने आ गईं। काम खत्म करते ही वो दोनों प्रधान के पास गईं पैसों की बात करने। प्रधान जी, वो पैसों को लेके जरा चर्चा करनी थी। टीना, मैंने कहा था ना कि पैसे मैं इस महीने नहीं दे सकता, क्योंकि वो मुझे गांव के लोगों के लिए दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल करनी है। मैं सारे पैसे अगले महीने दे दूंगा। और हमें जो पैसों की जरूरत है उसका क्या? तो क्या तुम गांव से बढ़कर हो क्या? बेकार के तर्क मत दीजिए प्रधान जी। गांव से बड़े नहीं हैं, पर गांव का हिस्सा जरूर हैं। और हम दोनों को खाने का अभाव हो जाएगा तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? अब तक मैं प्यार से बातें कर रहा था, पर अब सुनो, मैं तुम्हें तब तक एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा जब तक गांव वालों के लिए मैं दवाइयाँ न बना लूं। प्रधान जी, आप बस हमें इस महीने के पैसे दे दीजिए। हम बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं प्रधान जी। ठीक है टीना, तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आना भी किसे है? प्रधान टीना के हाथों में पैसे दे देता है और दोनों वहाँ से घर लौट आते हैं। टीना बहुत चिंता में थी। अपनी बहन के चेहरे पर चिंता देखकर रीना ने उससे पूछा, क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों बैठी हो दीदी? तुम अभी समझ नहीं पा रही हो रीना। अगर कभी हमें दिक्कत हुई तो दवाई तक नहीं मिलेगी, और काम न होने के कारण पैसों का अभाव पहले से ज्यादा है, तो हम कहीं और काम कर लेंगे ना। कहीं और? गांव में अधिकतर व्यापार प्रधान जी के हाथों में ही है, और हमारा बैर भी उनसे ही हुआ है। और कोई ऐसा भी नहीं है गांव में जिनके घर पर हमें काम मिल सके। हाँ दीदी, सबके सब इस रोग से ग्रसित रहते हैं और प्रधान जी के आभार से दबे हुए रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने गलत किया है, पर अब हमें आगे क्या करना है ये तो सोचना होगा ना। रीना ये बात सुनकर दुखी हो गई कि उसके हट के कारण दोनों बहनों को अब कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और दोनों बहनों का पैसा पूरी तरह से समाप्त हो गया। घर में राशन अब तिल मात्र भी नहीं बचा। आखिरी भोजन बचा था जो रीना ने टीना को लेकर परोसा। तुमने खाना खा लिया? मैंने तो पहले ही खा लिया दीदी, जब आप काम ढूंढने के लिए निकली थी। अच्छा, अब आप इसे खा लीजिए। और मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया, इसीलिए कम ही बचा है दीदी। अरे पगली, तू और खा लेती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब कल से हमें क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। हाँ दीदी, राशन तो पूरी तरह से खत्म हो गया है।
तभी घर के बाहर एक भिक्षुक आ गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा जी। कल्याण वस्तु, कुछ भिक्षा हो तो दे दो बिटिया। बाबा, भिक्षा तो तनिक भी नहीं है घर में। थोड़ा खाना बचा था, वो मैंने दीदी को परोस दिया। क्षमा कीजिएगा बाबा। ऐसा क्यों कहती हो रीना? कोई ब्राह्मण या भिक्षुक आए तो हमें उसे इस तरह नहीं लौटाना चाहिए। पर दीदी बड़ा प्यार है तुम दोनों में। एक प्रेम के कारण अपनी भूख मारकर बड़ी बहन को खिलाती है, और बड़ी बहन छोटी बहन को धर्म का मार्ग दिखाती है। छोटी का प्रेम अनूठा है और बड़ी का धर्म ऊंचा है। बहुत अच्छी बात है। बाबा, आपने तो घर की परिस्थिति बिना बताए ही जान ली, और मेरे व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है बेटा। प्रेम से ऊंचा भिक्षुक भोजन समाप्त करने के बाद उठकर टीना और रीना से कहता है, मैं तुम दोनों की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? बाबा, इस गांव में एक महामारी फैली हुई है जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है पिछले 3 वर्षों से। बस आप उसे ठीक करने का कोई मार्ग बताएं। वो भिक्षुक कुछ सोचकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों जुड़वा बहनों को एक ढाबा देता हूँ। तुम दोनों इसमें जो भी खाना बनाओगे वो लोगों के रोग को हर लेगा और उनकी सेहत में वृद्धि लाएगा। लेकिन क्या बाबा? ये तभी हो पाएगा जब कोई साफ मन से और दया भाव को समझने वाला उस खाने को बनाएगा। अगर कोई पाखंडी उसका प्रयोग करेगा तो उसकी सारी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे बाबा। तभी जहाँ उन दोनों की कुटिया थी उसके सामने ही एक ढाबा प्रकट हो गया और वो भिक्षुक मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। चलो दीदी, अब हम इस ढाबे में काम शुरू करते हैं और लोगों का रोग खत्म कर देते हैं। हाँ, अब तुम्हें और मुझे अभाव में नहीं जीना पड़ेगा। दोनों बहनें अपने ढाबे में काम शुरू कर देती हैं और कुछ ही देर में पकवान बन जाते हैं। ढाबे को देखकर मालती और अमृता वहाँ आ जाती हैं। अरे टीना, क्या बात है? ये ढाबा कहाँ से उग आया? हाँ, मानो कोई जादू हो गया हो। अरे मालती मौसी, खा कर देखिए, आपका ये जो सारा रोग है ना, ये सब मिट जाएगा और कोई ज्यादा पैसे भी नहीं दे रहे हैं आपको इसके लिए। हाँ, 2 समय का खाना यहीं से ले जाइएगा। जितना आपके खाने का खर्च है उसी खर्चे में हम आपको ढाबे में खिलाएंगे। अच्छा, क्या सही में? लाओ, तब खिला दो हमें भी। टीना और रीना ने उनके खाने के लिए वहाँ 2 प्लेट लगा दिए। जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, मानो उनके शरीर के सारे रोग ठीक हो गए और दोनों को एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। ये तो चमत्कार से कम नहीं है बिटिया। पूरा गांव रोग से ग्रसित है। हमें और खाना दे दो घर ले जाने के लिए बिटिया। हम पैसे कल दे देंगे। जी मौसी, आपके पास जब हो तब पैसे दे जाइएगा। आप बस घर की सेहत पर ध्यान दीजिए और पैसे आप कभी भी देकर जाइएगा। 1 महीना बीत चुका था। अमृता और कुछ गांव के लोग ढाबे के बाहर खाने के लिए लाइन में खड़े थे कि तभी प्रधान हाथ में कुछ कागज लेकर वहां आया। क्या बात है रीना और टीना, बहुत ठिठोली हो रही है। अब इससे भी आपको दिक्कत है क्या? रीना, शांत हो जाओ। अरे बेटिया, रीना को क्यों रोकती हो? सही तो कह रही है ये। सुना है सबकी सेहत ठीक होने लगी है, तभी पलटकर इतने जवाब निकल रहे हैं। प्रधान, तुम दवाइयों के बदले हम सब से अपने खेतों में काम भी तो करवाते थे। हाँ मौसी, इनके कहने के हिसाब से तो लगता है जैसे कि इन्होंने पूरा गांव ही खरीद कर रखा हो और गांव के सब लोग इनके गुलाम हो। आप सब थोड़ा शांत हो जाइए। हमें रोग ठीक होने के कारण खुश होना चाहिए। आप लोग इस दिशा में सोचिए और आपस में झगड़ा करना बंद कर दीजिए।
अभी के अभी तुम सबके मुंह पर ताला लगाता हूँ। ये कागज देखो। प्रधान टीना और रीना को वो कागज दिखाता है। क्या बात है बिटिया? ये दोनों क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ। इनके पिता ने गुजरने से पहले मुझसे उधार लिया था और उधार ना चुका पाने के कारण ये जमीन अब मेरी होती है। मैंने इनकी गरीबी देखकर कुछ कहा नहीं, पर अब ये जमीन मुझे वापस चाहिए। ये असली है, तुम्हारे पिता के हस्ताक्षर हैं इस पर। हस्ताक्षर? क्या हुआ मौसी? मालती इसीलिए चौंक गई है क्योंकि तुम्हारे पिता लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो अंगूठा छाप थे। छे, तुम दोनों बढ़िया मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। प्रधान, बहुत बोल लिया आपने, अब यहाँ से चले जाइए। संयम रखने की भी एक सीमा होती है। टीना जो कभी गुस्सा नहीं करती थी, उसे गुस्से में देख रीना की आंखें खुली की खुली रह गईं और बाकी लोगों की भी। देख लूंगा तुम सबको, ये कहकर प्रधान वहाँ से चला गया। कई दिन बीत चुके थे और रात की चांदनी धरती को प्रकाशित कर रही थी। प्रधान ढाबे के पास मुंह ढके हुए आया था और वही रसायन का डिब्बा लेकर ढाबे में घुस गया। अब इन अनाजों पर भी मैं ये रसायन छिड़क दूंगा ताकि जो यहाँ खाए उसे रोग लग जाए। फिर देखता हूँ कि कितनी आवाज निकलती है इन गांव वालों की। प्रधान ढाबे के अनाज पर रसायन छिड़क देता है। तभी वहाँ खटपट की आवाज सुनकर रीना आ जाती है। कौन हो तुम? चोर! 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 प्रधान वहाँ से भाग जाता है। टीना रीना की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। क्या बात है रीना? क्या हुआ? कोई चोर यहाँ खड़ा था और मुझे देखते ही भाग गया। कुछ चोरी तो नहीं हुई ना? पर ये गंध कैसी है? दोनों अनाजों को देखते हैं तो उसमें से रसायन की गंध आ रही होती है। दोनों ने अगली सुबह मालती और अमृता को ये दिखाने के लिए बुलाया। क्या बात है टीना? ये अनाज देखिए मौसी, इस पर रसायन छिड़का गया है और गांव के रोग की वजह भी यही रसायन है। पर ये तुम्हें कैसे पता? वो बात ऐसी है मौसी जी की। टीना ने बाबा के वरदान के बारे में सारी बातें बताई और उसने बताया कि अब वो सारे रोगों को समझ सकती है और उनका निवारण कर सकती है। अच्छा, तो ये बात है, पर ये किया किसने है? ये जानने के लिए आप सबको मेरी योजना को मानना होगा। कुछ देर के बाद वहाँ प्रधान आ जाता है। ढाबे में बैठे सभी लोगों का पेट दर्द कर रहा होता है और प्रधान ये देखकर कहता है, देखा इन बहनों का साथ देने का नतीजा। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये कोई रोग का निवारण नहीं है। इस रोग की दवाइयाँ बस मेरे पास हैं। प्रधान, कुछ दवाइयाँ दे दो, बहुत दर्द हो रहा है। लो दवाइयाँ। लगता है बहुत तैयारी में आए हो प्रधान जी। आपको कैसे पता कि यहाँ दवाइयों की जरूरत लगेगी? वो मैं तो बस यूं ही साथ लेकर घूमता हूँ, ना जाने कब काम आ जाए तो काम आ गई। तो वो जो चिंटू लेकर आ रहा है वो क्या है? चिंटू नाम का बच्चा वही रसायन का डिब्बा लेकर आया था जो कल प्रधान छिड़क रहा था। कुछ ध्यान आया? पर मुझे लगा कि तुमने मुझे देखा नहीं। अब मेरा शक सच में बदल गया, यानी कल जो चोर घर में घुस आया था वो आप थे। रीना ने रात में जो डब्बा देखा था, मैंने बस उसी की तरह दिखने वाले डब्बे का बंदोबस्त किया और आप खुद ही फंस गए। इतने सालों से आपने हमें यूं ही रोगग्रस्त किया और दवाइयाँ देकर महान बनते रहे। निकल जाओ इस गांव से। प्रधान वहाँ से भाग निकला। इस घटना के बाद गांव में कभी रोग के कारण किसी को दिक्कत नहीं हुई और जादुई ढाबा चल पड़ा।